जब भी हम राजनीति, खास करके विश्व राजनीति की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ युद्ध, आतंकवाद, ट्रेड, व्यापार या फिर कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएन, यूनाइटेड नेशन जैसे नाम आते हैं, जैसे टॉपिक से दिमाग में आते हैं। लेकिन आज हम ग्लोबल पॉलिटिक्स यानी कि विश्व राजनीति की जो हमारी समझ है उसके दायरे को बढ़ाएंगे और जानेंगे पानी की राजनीति के बारे में, हवा की राजनीति के बारे में, पर्यावरण की राजनीति के बारे में। अब आप सोचेंगे कि पर्यावरण की राजनीति के बारे में बात करने की क्या ज़रूरत है। तो अगर आप अपने आसपास गौर करें तो जो हमारी नदी है, हमारे तालाब है या हमारे समुद्र हैं, वो तेज़ी से प्रदूषित होते जा रहे हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो भी उतनी ही तेज़ी से प्रदूषित हो रही है। लाखों लोग हैं जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। जंगलों की बात करें तो जंगल तेज़ी से रोज़ाना कहाँ पर काटे जा रहे हैं, लगातार काटे जा रहे हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं या फिर जंगलों पर निर्भर है अपने गुजर बसर के लिए, उनकी ज़िंदगियाँ भी जंगलों के साथ साथ उजड़ती जा रही है। जानवर जो हमारे जंगल में रहते हैं वो अपना घर खो रहे हैं, साथ ही साथ हम जानवरों की जो दुर्लभ प्रजातियां हैं उनको भी लगातार खोते जा रहे हैं। अब अगर ज़मीन की बात करें तो जो एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए जो काबिल ज़मीन है, जो अच्छी ज़मीन है, वो हमारे पास लिमिटेड है, वो हमारे पास सीमित है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। लेकिन क्योंकि जो हमारे पास मौजूदा ज़मीन है उस पर भी हम ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस वजह से मौजूदा ज़मीन की भी जो उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है। अब इन सारे सवालों को अगर हम देखें तो ये सारी जो परेशानियां हैं ये राजनीति पर भी असर डालती हैं। सिर्फ कोई एक सरकार नहीं है जो इन सारी प्रॉब्लम्स का, ये सारी परेशानियों का हल एक साथ आपको दे दे। इसलिए ये सारी परेशानियां, पर्यावरण के ये सभी मुद्दे जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं। तो पर्यावरण के जो ये मुद्दे हैं ये सिर्फ सतही तौर पर ही नहीं बल्कि जड़ से राजनीति से जुड़े हैं। अब जैसे पर्यावरण की जो परेशानियां हैं उसका जिम्मेदार कौन है, उससे जो होने वाला नुकसान है उसका जिम्मेदार कौन है और उसका भुगतान कौन करेगा। अब क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, वो सीमित हैं। तो किसके हिस्से में कितने संसाधन आएंगे ये कौन तय करेगा। और जितनी ये परेशानियां खड़ी हो रही हैं हमारे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उन पर उनका हल कौन निकालेगा, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये जो सारे सवाल हैं इनका जवाब इस पर निर्भर करता है कि जो विश्व राजनीति है उस लेवल पर किसके पास कितनी सत्ता है, कौन कितना ताकतवर है। और इसीलिए पर्यावरण के ये मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, विश्व राजनीति के लेवल पर एक अहम हिस्सा बन जाते हैं बाकी सभी मुद्दों का। अब अगर हम बात करें पर्यावरण मुद्दों का तो इतिहास से ही जो पर्यावरण संबंधी परेशानियां हैं, जो पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं, उन पर बात करते आ रहे हैं हम। लेकिन आर्थिक विकास और उससे होने वाला जो पर्यावरण पर असर है उसको राजनीति से जो जोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ वो 1960 के बाद से शुरू हुआ है। यहाँ पर 1972 में विश्व के जो विशेषज्ञ थे, विशेषज्ञों का एक समूह था, ग्लोबल थिंक टैंक जिसको आप कह सकते हैं, जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम, ने एक बुक लिखी लिमिट्स ऑफ ग्रोथ के नाम से। इस बुक में ये बात की गई कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है और उसका असर जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उस पर किस तरीके से पड़ रहा है, ये बुक उस बारे में बात करती थी। इसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे संगठन है यूनाइटेड नेशन, उसने भी सम्मेलन आयोजन करने शुरू कर दिए इस देखने के लिए कि जो हमारा विकास है, जो आर्थिक विकास है, वो किस तरीके से पर्यावरण पर असर डाल रहा है। तो इन सभी संगठनों के बीच जो एक अहम संगठन था वो था जून 1992 में ब्राज़ील के रियो डे जेनेरियो में होने वाला यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण और विकास पर होने वाली जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस थी वो इन सभी सम्मेलनों के बीच एक अहम खास महत्व रखती है। यहाँ पर इसी समिट को हम अर्थ समिट भी कहते हैं। इस समिट में क्या किया गया था, इस समिट में विकास के कुछ तरीके पेश किए गए थे, एक पूरी लिस्ट पेश की गई थी जिसमें विकास के कुछ तरीके पेश किए गए थे और इस लिस्ट को एजेंडा 21 के नाम से भी हम जानते हैं। इस सम्मेलन में एक बात तो साफ थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जिन्हें ग्लोबल नॉर्थ भी कहा जाता है, यानी कि जो अमीर कंट्रीज़ थी, जो अमीर देश थे और विकसित देश थे, उनके जो पर्यावरण के मुद्दे थे वो जो ग्लोबल साउथ यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, जो गरीब देश थे या फिर जो विकासशील देश थे, उनके पर्यावरण के मुद्दों से बिल्कुल अलग थे। जहाँ जो ग्लोबल नॉर्थ है, जो अमीर देश है, उनके लिए पर्यावरण के मुद्दे थे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो ओजोन लेयर है हमारी वो ख़राब होती चली जा रही है। वहीं पे जो ग्लोबल साउथ यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है
उनके लिए जो पर्यावरण से जुड़ा बड़ा मुद्दा था वो था कि आर्थिक विकास और जो पर्यावरण को परेशानियां हो रही हैं, जो उसका असर हो रहा है, उसके बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, एक बैलेंस रिलेशनशिप कैसे बनाई जाए। ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की का बड़ा मुद्दा था। और इन दोनों जो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ है, इन दोनों के मुद्दों में काफ़ी बड़ा एक गैप था, एक डिफरेंस था यहाँ पर। लेकिन इस डिफरेंस के बावजूद जो एक बात दोनों ही जिस पर एक मत रखते थे, जिस मुद्दे पर, वो था कि जो आर्थिक विकास है और जो पर्यावरण से संबंधी जिम्मेदारियां हैं, उनके बीच एक सामंजस्य बिठाना बहुत ज़रूरी है, उनको एक साथ लाना ज़रूरी है। इस बात पर दोनों ही जो ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ थे, ये एक मत रखते थे। तो इसके बाद क्या हुआ कि इसको विकास का तरीका कुछ ऐसा बनाया जाए कि उसका पर्यावरण पर बुरा असर ना पड़े, पर्यावरण को साथ में लेकर हम आर्थिक विकास को चले। एक ऐसा एजेंडा तैयार किया गया। और ये जो तरीका है जहाँ पर आप डेवलपमेंट भी करते हैं, विकास भी करते हैं और पर्यावरण का ध्यान भी रखते हैं, इसे हम सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं।